और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के गलियारों में दो मुलाकातों की बहुत ज्यादा चर्चा है। एक तो दिल्ली में हुई भारत और जापान के प्रधानमंत्री की मुलाकात, और दूसरी रूस की राजधानी मॉस्को में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों की मुलाकात। अब से कुछ देर पहले शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है, जिस पर चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिनपिंग रूस यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए वहां पर गए हैं। पर सवाल तो यह है कि जो चीन युद्ध प्रेमी है, जो चीन ताइवान को रोज धमकाता है, ताइवान की सीमा के ऊपर फाइटर जेट उड़ाता है, वो कब से शांति दूत हो गया? तो कहीं ये चीन की कोई नई चाल तो नहीं? देखिए इस रिपोर्ट में। दो मुलाकातें, दुनिया के 4 बड़े नेता और पूरी दुनिया की निगाहें। एक मुलाकात हुई नई दिल्ली में, जहां जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, भारत के प्रधानमंत्री। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी से मिले। और दूसरी मुलाकात हुई 4326 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें लगी हुई हैं इस मुलाकात पर। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने वाला है? क्या चीन रूस यूक्रेन की जंग खत्म करवा सकता है, या फिर इस मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन की जंग और ज्यादा भड़केगी? इन सवालों के संपूर्ण जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात का विश्लेषण बहुत जरूरी है। सोमवार की दोपहर को जैसे ही शी जिनपिंग मॉस्को के वुंकोवो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका ऐसे ही शानदार स्वागत हुआ। कहा तो यहां तक जा रहा था कि जिनपिंग के स्वागत के लिए खुद पुतिन एयरपोर्ट पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने डिप्टी पीएम दिमित्री चेरनशेंको को शी के स्वागत के लिए भेज दिया। Да, китайский лидер, да, идет вдоль почетного караула. Я напомню еще заявление. बाकायदा मिलिट्री का ब्रास बैंड बुलाया गया था, क्योंकि शी जिनपिंग का मॉस्को जाकर जिनपिंग से मिलना दुनिया की कूटनीति की बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि दोनों की मुलाकात ऐसे हालात में हो रही है जब पुतिन बहुत ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की हथियारों की सप्लाई ने जिंदा रखा हुआ है। पुतिन को भी युद्ध जारी रखने में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। रूस पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले ही पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने जारी किया है। पुतिन को युद्ध अपराध का आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि युद्ध में यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाया गया। 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस ले जाने का आरोप है। हालांकि पुतिन के खिलाफ केस चलाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। यही वजह है कि रूस इस अरेस्ट वारंट को कोई तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन ऐसे हालात में चीन के राष्ट्रपति के रूस जाने का मतलब है कि चीन रूस के साथ खड़ा है। दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश है कि चीन रूस को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिनपिंग युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएटर बन सकते हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि पुतिन से मिलने के बाद जिनपिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करेंगे। चीन को हौसला इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो पिछले हफ्ते ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा कमाल कर चुका है। चीन ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा दी, वो भी बीजिंग में बैठकर। दोनों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित करवाए, और 7 सालों के बाद दोनों अपने दूतावासों को फिर से खोलने पर राजी हुए थे। China is trying to achieve several different things with this trip, and it will be a tough balance. They do want to affirm the strategic partnership with the Russian Federation to show that America's attempts to split the relationship and make the relationship costly for China will not work. They want to show the developing world that they can play a constructive role. They want to avoid economic and reputational costs in Europe, so I think that they will be careful about how far they go
in terms of signaling new support for Russia so that they're not seen as an enabler. असल में चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो भी अमेरिका को टक्कर दे सकता है और दुनिया के बड़े बड़े मसलों को हल करना उन्हें आता है। उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान फिर से संबंधों को स्थापित कर दुनिया भर की तारीफ बटोरी है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी बंद करवा सकते हैं। चीन की तरफ से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने पर पिछले महीने फरवरी में एक 12 पॉइंट का शांति प्रस्ताव भी आया था, जिसमें तुरंत सीजफायर करने को कहा गया था। इन 12 पॉइंट्स में कहा गया था कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करें, शीत युद्ध की मानसिकता को अब छोड़ना चाहिए, तुरंत सीजफायर हो, शांति वार्ता फिर से शुरू हो, मानवीय संकट का हल हो, युद्ध बंदियों और आम नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सुरक्षित रखें, सामरिक खतरों को कम करना, अनाज के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना, एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाने बंद करें, इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन को स्थिर रखें और पुनर्निर्माण शुरू करें। हालांकि पश्चिमी नेताओं को चीन के इन दावों पर शक है, बल्कि पश्चिमी मीडिया तो ये तक कह रही है कि शी जिनपिंग की रूस विजिट यूक्रेन युद्ध में आग में घी डालने का काम करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को युद्ध जारी रखने के लिए हथियार चाहिए, पैसे चाहिए, जो उन्हें चीन उपलब्ध करवा सकता है। इस पूरी कूटनीतिक मुलाकात में पुतिन के लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है। पुतिन दुनिया में अपना अलग ब्लॉक बना रहे हैं। पुतिन को पश्चिम पर अब जरा भी विश्वास नहीं है, इसलिए पुतिन को नए दोस्तों की जरूरत है जो मुश्किल के वक्त में उनके साथ खड़े हों, और चीन पुतिन के लिए बेहतर दोस्त साबित हो सकता है। हालांकि पुतिन दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, इसीलिए जैसे ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, वो तुरंत क्रीमिया और मारियोपोल के दौरे पर चले गए। ये क्रीमिया की तस्वीरें हैं जहां पुतिन एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का निरीक्षण कर रहे हैं। शनिवार को क्रीमिया पर रूस के कब्जे की 9वीं एनिवर्सरी थी। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर एक जनमत संग्रह के आधार पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पहली बार रूस के कब्जे वाले शहर मारियोपोल पहुंचे। मारियोपोल पर मई 2022 से रूस का कब्जा है। यहां रूस यूक्रेन के बीच कई दिन जंग चली थी। रूस को बाद में कामयाबी मिली। जंग से पहले मारियोपोल में करीब 5 लाख लोग रहते थे। यहां यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भी था। पुतिन ने मारियोपोल में कार भी चलाई। उनके साथ रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुशनुलिन भी मौजूद थे। इसके बाद दोनों ने बच्चों के पार्क में वॉक भी की। मारियोपोल में रहने वाले स्थानीय लोगों से भी पुतिन की मुलाकात हुई। Мы только по телевизору вас сколько раз видели. Чего так надо же начинать знакомиться поближе. А вы здесь живете или? Да, живем. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? इसके बाद पुतिन इन लोगों के कहने पर उनके फ्लैट में भी गए। पूरी कोशिश ये दिखाने की थी कि रूस के कब्जे के बाद यहाँ लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। Сколько здесь комнат у вас? 3. 3? Да было 3, и дали 3. Это всего. Ну что? Сколько здесь комнат у вас? 3. 3? Да было 3, и дали 3. Ну, не будем беспокоить. Извините, пожалуйста, что так. Спасибо, что зашли. Мы так рады видеть вас. इसके बाद पुतिन इस बिल्डिंग से बाहर आ गए। पुतिन दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उन्हें आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कोई वॉर क्राइम नहीं किया है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में इन तस्वीरों की भी आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। चीन के 2 दुश्मनों की दिल्ली में मुलाकात हुई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार मिले हैं, लेकिन ऐसी बेतकल्लुफी और गर्मजोशी पहले कभी नहीं दिखी। सोमवार की शाम को यह तस्वीरें आई तो दुनिया हैरान थी। दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में नरेंद्र मोदी और फुमियो किशिदा की एक और मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बाल बोधि वृक्ष का एक पौधा भी उपहार स्वरूप दिया।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन तस्वीरों की रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को आम पन्ना पिलाया और गोलगप्पे भी खिलाए। इसके अलावा जापानी प्रधानमंत्री ने लस्सी का भी स्वाद लिया। दोनों नेता पार्क में वॉक करते हुए गर्मजोशी से बात करते दिखे। इससे पहले दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। यह साल भारत और जापान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत के पास G20 की अध्यक्षता है और जापान के पास G7 की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। रूस से अलग किशिदा का मकसद दुश्मन चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई पहल को लॉन्च करना है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। यही वजह है कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड बनाकर चीन की चुनौती से निपटने की योजना बनाई है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। ये मुलाकातें यूं ही नहीं हो रही। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इन मुलाकातों का बड़ा महत्व है, क्योंकि पिछले 20 दिनों में ही भारत क्वाड के बाकी सदस्य देशों से मिल चुका है। इसी महीने की शुरुआत में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन भी आए थे। इसके बाद 8 मार्च को ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी भारत के दौरे पर आए और अब जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। चीन भले ही पुतिन से मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत की रणनीति साफ है कि वो किसी कैंप में नहीं है। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसीलिए मोदी रूस के राष्ट्रपति से सीधे कह देते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, और दूसरी तरफ यूक्रेन भी कहता है कि भारत ही इस युद्ध को रोक सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।